जनाब अली, सबसे पहले मैं हालात, रोजनामा हालात, उर्दू अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल हालात के बानी, इनके संपादक, राइटर और डायरेक्टर जनाब एम अबू बकर साहब का मैं बहुत ही ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे कुछ कहने का और उनके अमीन साहब के बारे में कुछ बताने का मौका दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हूँ सलाहुद्दीन शेख, ब्यावली भिवंडी वाला। क्या बताऊं मैं, अमीन साहब की जो शख्सियत है वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। वो इतनी खूबियों के मालिक थे, लेकिन कभी बताते नहीं, जाहिर नहीं करते थे अपनी, और हमेशा नब के छोटा बन के चलते थे। जब भी उनसे कहा जाए तो कहते थे, बन के छोटा जो सबसे मिलता है उससे कोई बड़ा नहीं होता जी। ऐसे ऐसे जब भी उनसे बात करो तो मैं कहने कहा, अमीन साहब आप कहते मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मैं गुजराती इंग्लिश वाला हूँ, इतनी अच्छी आप हिंदी बोलते, इतनी अच्छी बेहतरीन उर्दू बोलते, अशार भी। तो बोले, साहब ऐसा है कि जब वक्त इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाएगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सोबत मुझे बचपन से अच्छे ही लोगों की थी, उर्दू वालों की, हिंदी वालों की। मेरे घर में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब लोग मेरे घर पे मेरी वालिदा के पास आते थे और हमारे घर से पर्चा निकलता था, और बाकायदा पर्चे की मैं फिटिंग सेटिंग मैं ही करता था, छोटा था मैं। और ये करते हुए मुझे इस सब चीज़ों का शौक आया। बाद में मेरे भाई हमीद सयानी ने मुझसे कहा कि अमीन, अभी तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम तालीम पर, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अमीन साहब ने कहा, भाई सच बात तो यह है कि मैं तालीम की बजाय कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मुझे शौक था संगीत से, इससे। तो वहीं पर उन्होंने संगीत, उनकी कॉलेज में ही संगीत के प्रोग्राम होते थे, रिकॉर्ड होती थी, वहीं से सीखा उन्होंने। और ये करते हुए वो अपना रेडियो का, उनके भाई ने उनको दिला दिया, और रेडियो सिलोन से बिना का गीत माला पे वो बैठे। चंद रोज बिना का गीत माला का प्रोग्राम ऐसा सक्सेस हो गया 1 साल 1.5 साल में, कि वो आधे घंटे का प्रोग्राम 1 कलाक का बना दिया गया जी। और पूरी आधी दुनिया तक वो जाने लगा सिलोन के माध्यम से, और अमीन साहब के वारे न्यारे हो गए, बहुत ही अच्छा। अब रही मेरी बात, मैं अनाउंसिंग करते करते मेले ठेलों के अंदर दरगाह दीवान शाह की देन है, मेरी आवाज़ वहीं से मुझे मिली। वो मिला ना होता तो ना मैं करता, लेकिन वहीं से मुझे मिला। और वहाँ जब ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम शहर में होते थे, आपके बाबला ऑर्केस्ट्रा, महेश कुमार ऑर्केस्ट्रा, इन ऑर्केस्ट्राओं में एक कॉमेडियन था जी, नगेंद्र नाम का। वो मराठी कॉमेडियन था, और वो मेरी आवाज़ सुन के बड़ा प्रभावित, मुतासिर होता था। एक दिन उन्हें 1 साल के अंदर 6-8 प्रोग्राम के बाद मुझे पूछ लिया, अरे भाई सलाहुद्दीन शेख साहब, आपने इतनी अच्छी आवाज निकालते हैं, आप कभी अमीन सयानी से मिले? मैं बोला, नहीं साहब, मैं क्या मिलूंगा, वो कहाँ राजा भोज, मैं कहाँ गंगू तेली। नहीं, बोले ऐसा मत कहो, आप मिलना चाहते हैं क्या? बोला बिल्कुल। वो बंदे ने मुझे बुलाया और मुझको मिलाया। मैं अमीन साहब से 1976 में मिला। क्या बात। 1976 में मिला तो वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये मराठा दरबार महकती बातें इतवार के प्रोग्राम की, सिलोन की। उस रिकॉर्डिंग में तबस्सुम भी साथ में थी, अमीन साहब। तो उन्होंने जब मेरे को लेकर गया तो बोले, आप क्या करते हैं? मैंने सुनाया कुछ। तो बोले, आप मेहमान के हिसाब से रेडियो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं? बोला, भाई अंधे को तो आंख चाहिए, और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बाकायदा, मैंने भी 2 जोक बोला उसमें और पसंद किए। उसके बाद मैं 2-2 महीने में एक बार जाता था। इस साल 2 साल तक सिलसिला चला। जब दिल भर गया तो फिर साल में 1 बार कभी जाने का, कभी ऐसा करते हुए उनसे मेरी जान पहचान होती गई। और ये मोहब्बत बड़ी बेलौस थी, इसमें स्वार्थ नाम की चीज नहीं थी जी। मुझे शौक था उनकी आवाज से, और मेरा भी काम वही चलता था। बिल्कुल। तो मैंने उसी वक्त लिख दिया था मेरे नीचे कि जूनियर अमीन सयानी, भिवंडी का। तो बोले, यार जूनियर अमीन सयानी क्या है? बोला, साहब आपकी कॉपी करते हम। बोले, नहीं, अपनी आवाज बना। बोला, राजा भाई साहब, आप कहाँ, हम काम, क्या हमारी आवाज बनाए? आपकी आवाज से हमारा काम चलता है तो क्या। भाई ये मुख्तसर ये कि काम चलता गया। फिर उसके बाद चलता गया, तो उसके बाद में मैं बहुत पुलिस के प्रोग्रामों में मसरूफ हो गया। पुलिस वालों ने मुझे एक शेरी मजमूआ निकालने के लिए दिया। क्या बोले, इतने शेर बोलते हो, क्या साथ में ले जाओगे?
तो इसका कुछ करो। जी। तो बोला क्या करो? बोले इसी किताब निकालो। बोला मेरा कहाँ है? अरे बोले अपना तो सब निकालते हैं सलाउद्दीन साहब, दूसरों का कलेक्शन एक जमा करके निकालो और बड़ी अच्छी बात है। बोला ठीक है। ये बड़े बड़े ऑफिसर लोगों ने मुझे राय दिया, और कभी जरूरत पड़ी पैसों की तो हम लोग बैठे हैं ना, तुम किताब निकालो। मैंने किताब निकाली साहब, 2 साल लगे मुझे। हर जगह जाता था और रेडियो लगा के टेप लगा के जो स्लोगन बनाया लिखने का, करते करते 2 साल बाद 2001 में किताब तैयार, पुस्तक तैयार हुआ, शेरी मजमुआ एकता की जोत। उसका फ्रेंड बना, सब कुछ हुआ। और मैं फिर अमीन साहब के पास गया, देखिए साहब आपके कहने पर मैंने बना दिया, ये सब हो गया है, ये हुआ, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सदारत तो आपको करनी पड़ेगी। अरे यार बोले मुझे क्यों सदारत? नहीं बोले नहीं तो फिर मैं ये शेरी मजमुआ निकालता ही नहीं, आप तो मेरे सब कुछ है। जी जी। तो उन्होंने बोले बाबा ठीक है। मैंने उनसे 6 महीने पहले टाइम लिया, और जब मैं वक्त करीब आया मुझको लेकर गया तो बोले सलाउद्दीन सब तो बात सही है, अब तू मेरे घर पे चल। तो मैं घर पे गया तो बोले तेरी भाभी तो बहुत सीरियस है। जी। फिर भी वादा करता हूँ, घर की दहलीज अगर मैं पार करने में कामयाब हो गया तो तेरा प्रोग्राम करके आकर ही इसका क्रियाक्रम करूंगा। क्या बात। और अगर मैं दहलीज के अंदर रह गया और उनका इंतकाल हुआ तो फिर मैं नहीं आऊंगा। बोला आजमी भाई मुझे मंजूर है। और मैंने बाकायदा वो मेरे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम पूरा किया, और राष्ट्रीय गीत के बाद फोन आया क्या मैडम ऑफ हो गई। मैं फौरन उनसे मिला और बेचारे गए, और दूसरे दिन मैं उनके घर पे गया मेरी फैमिली के साथ। तो वो मुझे देख करके वो अपने सारे गम तो भूल गया, लोगों को मिला रहा फिल्म स्टारों से कि देखो ये शख्स है देश के लिए मरता है। इसके प्रोग्राम में मैं कल गया था। मैंने बोला यार कमाल है, वो मैं आया ताजियत के लिए तो ये उनका आलम था। अभी हम ये आलम उबैद, मैं उनकी तारीफ क्या करूं, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सपोर्ट करते थे बेचारे। मैं उनको नलियां लगी है, डॉक्टर लगे ड्यूटी पर 4-4 घंटे की, 3 डॉक्टर थे। बोले हम तो अपना काम कर रहे हैं, 6 महीने से बेचारी पड़ी है, क्या करने का है, जाना तो सबको एक दिन है। जी जी। ये बल्कि क्या उनके ख्यालात थे। जी जी। और अभी भी हम जब गए, अभी हम लोग सोहेल, मैं और काका जेपी जब हम उनके यहाँ गए तो वो खुश मिजाज, हमारे प्रोग्राम पे इतने खुश हुए कि उनको लगता है कि 3-4 महीने की एनर्जी आ गई उनके अंदर, बहुत खुश हुए। तो बस उसके बाद उन्होंने बोले सलाउद्दीन एक आर्टिकल यार लिख के दे, मेरी किताब आ रही है उसमें तेरा आर्टिकल राष्ट्रीय एकता का मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं देता हूँ। वो आर्टिकल किसी हालत में जल्दी दे नहीं सका। कल मैंने रात में उनको व्हाट्सएप किया तो फिर वहां से फोन आया, लिख कर आया क्या इसको आवाज में भी बना के भेजो। तो मैं आवाज भी भेजा। उसके बाद से सुबह से उठता हूँ तो कुछ मालूम नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा। अभी ये सब मालूम होगा कि फिर सुबह के भाई उनका अटैक आने की वजह से इंतकाल हो गया। जी जी। उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने जो आर्टिकल बनाया था, मेरा बनाना क्या, मैं तो आप ही लोगों के अल्फाजों को एक जगह जमा करता हूँ और उसको एक सेटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने उसी में लिखा और मैं बनाया कि दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर बढ़ता हुआ अफरा तफरी का वातावरण जो आज युवा पीढ़ी में तनाव पैदा कर रहा है। जी जी। ये उन्होंने कहा था इसी मौजू पे लिखना। तो इसके पहले मैंने लिखा था, शुरुआत मैंने की 26 जनवरी के हिसाब से कि 26 जनवरी 2024 आज मैं प्रजासत्ताक के शुभ दिन राष्ट्रीय एकता के विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं सलाउद्दीन शेख, यावलकर, भिवंडी वाला। और क्योंकि हम जब तक गुलाम थे ब्रिटिश साम्राज्य के दस्तूर पर, उन्हीं के संविधान पर चल रहे थे। आजादी के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर देश का दस्तूर, देश का संविधान लिखा और वो संविधान लिखकर तारीख 26/11/1949 को भारत के, हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वो जिम्मेदारी सौंप दी। एक गठड़ी पूरी बनाकर दी, ये लो मैंने लिखा हो संविधान देश का। वो संविधान देश का, वो दस्तूर हमारे मुल्क का 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तब से लेकर अब तक हम भारत के 140 करोड़ नागरिक उसी दस्तूर पर कार्यरत है, उसी पर हम चल फिर रहे हैं। अब उसके बाद का आलम यह है, आज के हालात ये है कि दिन प्रतिदिन अंधकार की ओर बढ़ता हुआ अफरा तफरी का वातावरण जो युवा पीढ़ी में तनाव पैदा कर रहा है। चंद मुट्ठी भर समाज कंटक देश के युवा वर्ग को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों को यही चिंता भयभीत कर रही है। जरूरत है
मित्रता भाईचारा बढ़ाने की, जी जरूरत है आपसी मतभेद भुलाने की। राष्ट्रीय एकता आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए वक्त की जरूरत है, समय की पुकार है। जागो नौजवानों जागो, शिक्षाविद जागो, ऐ देश के नागरिकों, खत्म करो ये क्षेत्रवाद, जी धर्मवाद, भाषावाद। बराबर। भारत देश हमारा है जिसको सबने स्वीकारा है। राष्ट्रीय एकता बस एक ही नारा है, राष्ट्रीय एकता बस एक ही नारा है, विकास, मानवता, बंधुता उद्देश्य हमारा है। जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, कारवाने जिंदगी का बांकपन जल जाएगा। कौन सी भाषा है, किसका धर्म, मत छेड़िए, वरना जिद की आड़ में सारा वतन जल जाएगा। जी, जी, जी। हमें अपने वतन को हर हाल में बचाना है, बेशक। अपने वतन की रक्षा करना है। मैं भारत के हर वासी, भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, जैन से बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं कि हमारा आपका कुछ भी हो, हम रहे न रहे, हमें अपने देश के लिए जीना है और देश को बचाना है। ये आजकल का थोड़ा माहौल है, चंद दिन रहेगा निकल जाएगा, लेकिन ये हमारा तिरंगा जो लहरा रहा है, ये तिरंगा हमेशा लहराता रहना चाहिए, क्योंकि सदियों से हमारा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी, जैन एकता व अखंडता का गहवारा रहा है। जी अखंडता और इसका गहवारा रहा है। हमें अपनी इस परंपरा को कायम रखना है। आज के बदलते युग में नफरत के, जातिवाद के, भाषावाद के माहौल को खत्म करना है और समाज को अलग अलग होने से बचाना है। अगर आज इस विषय पर न सोचा गया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं कर पाएगी, आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं कर पाएगी, सारी अदालतें मिलकर भी इंसाफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्वाधीनता का पल्लो, आजादी का दामन इतना मैला हो गया है, सारी नदियां मिलकर भी इसे साफ नहीं कर पाएंगी। वाह वाह। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय एकता। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन।